इतिहास में कुछ लोग सिर्फ गुजरते नहीं, वो हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। वो एक विचार बन जाते हैं, एक हिम्मत बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, सावित्रीबाई फूले। उन्होंने उस जमाने में पढ़ाई लिखाई की, एक छोटी सी लौ जलाई जब पूरा समाज, आप कह सकती हैं, घने अंधेरे में था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक जबरदस्त लड़ाई की दास्तान है। और जो जानकारी हमारे पास है वो दिखाती है कि सावित्रीबाई ने वो कर दिखाया जिसे उस जमाने में लोग नामुमकिन मानते थे। उन्होंने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो इतिहास का रुख मोड़ सकता है। बिल्कुल, आज हम इसी जानकारी के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी के भारत में जब लड़कियों का स्कूल जाना पाप समझा जाता था, तब एक औरत कैसे देश की पहली टीचर बनी। हमारा मकसद सिर्फ उनकी जिंदगी की घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि उस हिम्मत को महसूस करना है, उन चुनौतियों को समझना है और उस विरासत को देखना है जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक रिश्ते से जो शादी से कहीं बढ़कर था। हाँ, एक ऐसी साझेदारी जिसने क्रांति की नींव रखी। हम सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव फूले की बात कर रहे हैं। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो ये बात साफ हो गई कि वो सिर्फ पति नहीं थे, वो एक साथी थे, एक सहयात्री। सोचिए, उस जमाने में एक आदमी समाज के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखा रहा है। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं था, ये कुछ और ही था। ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर के समाज की। अगर हम कल्पना करें, जहां मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का बोलबाला था और पत्नी को पति की संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था, उस माहौल में ज्योतिराव का एक कदम उठाना वाकई असाधारण था। वो सिर्फ समाज से नहीं, शायद अपने परिवार और दोस्तों से भी लड़ रहे होंगे। ये साझेदारी बाहर से जितनी क्रांतिकारी दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल रही होगी। मतलब ये कि घर के अंदर ही पहली क्रांति हो रही थी और ज्योतिराव ने सिर्फ उन्हें पढ़ाया नहीं, बल्कि टीचर बनने के लिए तैयार भी किया। ये तो उस समाज की पूरी सोच पर एक तरह का हमला था। बिल्कुल, इसीलिए शायद इसे सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी साझेदारी कहना ज्यादा सही होगा। ये रिश्ता बराबरी का था, एक साझा मकसद का था। मकसद था समाज को बदलना। अच्छा, ये किसी एक इंसान का सपना नहीं था, ये एक टीम का मिशन था। और इसी टीम ने मिलकर वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर वो दिन आता है जो भारत का इतिहास बदल देता है। 1848 पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खुलता है। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि उस दिन माहौल कैसा रहा होगा। एक तरफ एक छोटा सा स्कूल और दूसरी तरफ पूरा समाज जो इसे रोकने पर तुला हुआ है। वो माहौल यकीनन डरावना रहा होगा। सावित्रीबाई जो कर रही थी वो सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था पर सीधा हमला था। वो उस नींव को हिला रही थी जिस पर मर्दों की सोच और जातिवाद की इमारत खड़ी थी। कीचड़, गोबर, यहाँ तक के पत्थर फेंकते थे, उन्हें गालियां देते थे। आज के जमाने में हम ऑनलाइन ट्रोलिंग से परेशान हो जाते हैं। जरा सोचिए, उस महिला पर रोज जीते जागते असली कीचड़ और पत्थर फेंके जाते थे। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सही बात है। रोज एक ही अपमान, एक ही नफरत का सामना करना किसी को भी तोड़ सकता है, लेकिन सावित्रीबाई टूटी नहीं। और यहीं से उनकी हिम्मत की वो कहानी सामने आती है जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है। 2 साड़ियों वाली कहानी है ना? बिल्कुल। कि वो अपने थैले में हमेशा 2 साड़ियां रखती थीं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल उपाय रहा होगा कि चलो गंदी हो गई तो बदल लेंगे, लेकिन क्या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब था? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जवाब था। सोचिए, रास्ते में फेंकी गई गंदगी आपके तन पर लगती है, लेकिन वो आपके मन पर भी असर कर सकती है, आपके इरादों को कमजोर कर सकती है। अच्छा, सावित्रीबाई स्कूल पहुंचकर उस गंदी साड़ी को बदल लेती थी। इसका मतलब था कि वो समाज की फेंकी हुई नफरत और अपमान को स्कूल की दहलीज के बाहर ही छोड़ देती थी। वाह, मतलब वो गंदगी को अपने मिशन पर हावी नहीं होने देती थीं। क्लास के अंदर वो सिर्फ एक टीचर होती थीं, पूरी ताजगी और करुणा के साथ। अपमान बाहर रह गया, अंदर सिर्फ ज्ञान और प्रेम। ठीक यही, ये उनके फौलादी इरादों का प्रतीक था। ये दिखाता था कि उनका ध्यान विरोध पर नहीं, अपने लक्ष्य पर था। ये अपमान के बाद भी करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो उन लोगों को भी माफ कर रही थी जो उनका अपमान कर रहे थे और अपना काम करती जा रही थी। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके परिवार ने ही उन्हें और ज्योतिराव को घर से निकाल दिया। तब तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे। पड़ जाते, अगर एक और हिम्मत वाली महिला ने उनका साथ न दिया होता।
और ये नाम अक्सर इतिहास में कहीं खो जाता है। फातिमा शेख। फातिमा शेख। जी, जब फुले दंपति के पास सिर छुपाने की जगह नहीं थी, तब फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। ये तो कमाल की बात है। सिर्फ रहने की जगह ही नहीं दी, बल्कि अपने ही घर में लड़कियों का स्कूल चलाने में भी मदद की। एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम महिला उस जमाने में मिलकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए काम कर रही थी। ये दोस्ती तो अपने आप में एक मिसाल है। ये मिसाल से भी बढ़कर है। ये उस वक्त की सामाजिक और धार्मिक दीवारों पर सबसे जोरदार तमाचा था। ये दोस्ती दिखाती है कि जब मकसद इंसानियत की भलाई का हो, तो धर्म और जाति जैसी चीजें बेमानी हो जाती हैं। सही बात है। ये लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं थी, ये साझी इंसानियत की लड़ाई थी। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर बनी और उन्होंने सावित्री बाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो फातिमा शेख के साथ मिलकर उन्होंने समाज के सबसे दबे कुचले तबकों के लिए दरवाजे खोले। लेकिन मुझे लगता है कि उनका मिशन सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था, है ना? वो समाज की दूसरी बुराइयों पर भी सीधा हमला कर रही थीं। बिल्कुल, वो समझती थी कि सिर्फ अक्षर ज्ञान देना काफी नहीं है, समाज को अंदर से बदलना होगा। और उन्होंने उस दौर की सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक पर काम करना शुरू किया, विधवाओं की हालत। उस जमाने में विधवा हो जाना एक अभिशाप था। औरतों के बाल मूंड दिए जाते थे, उन्हें घर के एक कोने में फेंक दिया जाता था। और सावित्री बाई ने उनके लिए एक आश्रम खोला, एक सेफ हाउस। ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। वो ना सिर्फ समाज से बल्कि धर्म के ठेकेदारों से भी सीधी टक्कर ले रही थीं। और बात सिर्फ आश्रम खोलने तक नहीं रुकी, उन्होंने एक और बहुत हिम्मत का काम किया। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। अच्छा। ये उन विधवाओं के लिए था जिनका शोषण होता था और वो गर्भवती हो जाती थीं। समाज के डर से वो या तो आत्महत्या कर लेती थीं या अपने नवजात बच्चे को मार देती थीं। तो सावित्री बाई ने उन बच्चों और उन औरतों दोनों को बचाया। हाँ, उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था कि ऐसी औरतें यहाँ आकर अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं और अगर चाहें तो बच्चे को यहीं छोड़कर जा सकती हैं, हम उस बच्चे की देखभाल करेंगे। अरे वाह! ये एक औरत का दूसरी औरत के दर्द को समझने और उसे सहारा देने का सबसे शक्तिशाली रूप था। और उन्होंने अपने बेटे यशवंत को भी एक ऐसी ही विधवा के बच्चे के रूप में गोद लिया था। मतलब वो जो कहती थी उसे अपनी जिंदगी में अमल भी करती थी। ये कमाल है। मतलब एक ही वक्त में वो शिक्षा पर भी काम कर रही हैं, विधवाओं के हक के लिए भी लड़ रही हैं। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने की ताकत कहाँ से आती होगी? शायद इसका जवाब उनकी लेखनी में मिलता है, क्योंकि वो एक कवियत्री भी थी। बिल्कुल सही। उनकी कविताएं उनके विचारों का आईना थी। वो कलम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। वो अपनी कविताओं के जरिए लोगों को जगाती थी, उन्हें सवाल पूछने के लिए उकसाती थी। उनकी कविताओं का एक ही निचोड़ था कि अज्ञानता ही असली गुलामी है और शिक्षा ही असली मुक्ति है। शिक्षा ही असली मुक्ति है। ये बात आज भी कितनी सच है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन को सच करने में लगा दी। यहाँ तक कि उनकी जिंदगी का अंत भी वो भी इसी सेवा के रास्ते पर ही हुआ। हाँ, उनके जीवन का आखिरी अध्याय उनकी महानता को और भी ऊंचा कर देता है। साल था 1897। पुणे में प्लेग की महामारी भयानक रूप से फैली हुई थी। ओह! लोग डर के मारे अपने परिवार वालों को भी छोड़कर भाग रहे थे। शहर में मौत का सन्नाटा था। और ऐसे माहौल में सावित्री बाई ने क्या किया? वो भागी नहीं। उन्होंने अपने डॉक्टर बेटे यशवंत के साथ मिलकर बीमारों के इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला। वो खुद बीमारों को ढूंढ ढूंढ कर लाती, उनकी देखभाल करती, जानते हुए कि ये उनकी जान के लिए कितना बड़ा खतरा है। मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए था और मौत के सामने भी वो अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो प्लेग से बीमार एक बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल ले जा रही थीं और इसी दौरान वो खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं। हाँ, और कुछ ही दिनों में इंसानियत की सेवा करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन ये एक दुखद अंत नहीं है। ये उनके जीवन भर की सेवा और त्याग का, आप कह सकते हैं, चरम था। ये उस हिम्मत का आखिरी सबूत था जो उन्होंने समाज के लिए दिखाई थी। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे जिम्मेदारी बनकर अमर हो गईं। उनका जीवन और उनकी मौत दोनों ही एक सबक है। बिल्कुल। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी विरासत हर जगह दिखती है। आज जब कोई लड़की स्कूल का बस्ता टांग कर घर से निकलती है, जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है, तो उसके हर कदम में सावित्री बाई फूले का संघर्ष और उनकी हिम्मत शामिल होती है।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि समाज की सबसे मजबूत जंजीरें भी शिक्षा के हथियार से तोड़ी जा सकती हैं, और ये भी सिखाती है कि बदलाव का रास्ता हमेशा मुश्किलों से भरा होता है। सफलता के लिए फौलादी इरादे और बेहिसाब हिम्मत चाहिए होती है। इसीलिए सावित्रीबाई फूले सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जिसने हमें सिखाया कि जब एक औरत पढ़ती है तो पूरी पीढ़ी जागती है। उनकी जलाई हुई वो एक छोटी सी लौ आज करोड़ों लड़कियों की जिंदगी को रोशन कर रही है। और उनका काम आज भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं माना, बल्कि उसे सामाजिक चेतना जगाने और आजादी हासिल करने का जरिया बनाया। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। सावित्रीबाई ने शिक्षा को सामाजिक आजादी का सबसे बड़ा हथियार बनाया था। आज हम जानकारी और टेक्नोलॉजी के युग में हैं, जहां ज्ञान हमारी उंगलियों पर है, बहुत आसानी से मिल जाता है। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि आज के दौर में असली शिक्षा का मतलब क्या है और हम इस आसानी से मिलने वाले ज्ञान का इस्तेमाल समाज में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए कैसे कर सकते हैं।